हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीक्रेट टॉपर्स। तो अगर आप भी इस बार हैं क्लास 12th में और आपको 2026 में क्लास 12 फिजिक्स का पेपर देना है ना, तो आज के इस वीडियो को बस शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। फिजिक्स में आपको 70 में 65 प्लस लाने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 पूरे फिजिक्स के 65 ऐसे टॉपिक को बताऊंगा ना। मात्र ये 65 टॉपिक पढ़ लेना पूरे फिजिक्स में, आपको 70 में 65 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी स्टूडेंट जब टॉपर बनता है ना, अगर वो फिजिक्स में वो 95% प्लस लेकर आया है, तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है कि वो हर एक चैप्टर से उन टॉपिक्स को ढूंढता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वही टॉपिक आपको ढूंढना नहीं है, मैं खुद ढूंढ कर लेकर आया हूं। फिजिक्स के किसी भी टीचर से जाकर पूछ लेना, वो यही कहेगा भैया ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही टॉपिक, इसी टॉपिक में से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखो भैया, क्लास 12 फिजिक्स पूरे बुक का बस इतना आपको पढ़ लेना टॉपिक, पूरे बुक का ये निचोड़ है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हर साल मैं आपको ऐसी क्लासेस, मतलब हर साल मैं बच्चों को ऐसी क्लासेस देता हूं। 2024-25 जो भी बच्चे पास हुए हैं सबको मैं ऐसी क्लासेस देता हूं, और हर साल लाखों बच्चे ये क्लास देखकर पास होते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको करना क्या है भैया, हमारा छोटा सा फैमिली है, आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जो हमारी फैमिली है ना थोड़ी और लंबी हो सके, और फैमिली में ज़्यादा मेंबर रहेंगे तो पढ़ने में और भी मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। अब हम देखेंगे अपने फिजिक्स के 65, पूरे फिजिक्स के 65 ऐसे टॉपिक को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एक चैप्टर के क्वेश्चन को बताऊंगा, चैप्टर का नाम मैं बता दूंगा और उसका टॉपिक बता दूंगा। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चैप्टर 1 आपका है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं। देखो, मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं वही टॉपिक बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ टॉपिक छूट जाएं जो कम इंपॉर्टेंट है, तो उनको आपको अलग से पढ़ लेना है, लेकिन इसमें बहुत स्पेशल वाले टॉपिक मैं लेकर आया हूं। देखो, फर्स्ट टॉपिक है कूलाम का नियम। भैया आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और उसमें आपने कूलाम के नियम को नहीं पढ़ा, तो आपने क्या पढ़ा, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना ज्यादा खास है। दूसरा हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा, इस पर अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भैया आपका फिजिक्स है, और फिजिक्स में डेरिवेशन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो टॉपिक है ना, ये एक डेरिवेशन है, सीधे सीधे 5 नंबर में आता है, और ये जो डेरिवेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, ये डेरिवेशन लगातार आता है। ऐसे ही विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये दोनों डेरिवेशन समझ लीजिए भाई भाई हैं, और ये आएंगे तो तबाही देके जाएंगे, 5 नंबर आपको दिलाकर जाएंगे। लेकिन इस चैप्टर में और भी टॉपिक हैं जो इस चैप्टर को खास बनाते हैं। जैसे आपका गॉस का प्रमेय है, गॉस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको तो आप बिल्कुल मिस मत करना। गॉस का प्रमेय अगर आपने नहीं पढ़ा तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना बेकार है। उसके बाद में गॉस के नियम के अनुप्रयोग में 2 टॉपिक हैं, जैसे अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो 6 टॉपिक मैंने बताए हैं ना चैप्टर 1 के, ये 6 टॉपिक बहुत स्पेशल वाले टॉपिक हैं, जिनको आपको पढ़ के जाना ही जाना है। अब चैप्टर 2, हम लोग चैप्टर 2 पर आ जाते हैं। चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। सबसे पहले मैं यही कहूंगा, आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लोग वैद्युत विभव के बारे में पढ़ लेना, जो शायद मैंने नहीं लिखा है। मैंने यहाँ पे डेरिवेशन डायरेक्ट लिखा है। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, जैसे हमने अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताया कि इंपॉर्टेंट है, वैसे सेकेंड चैप्टर में अक्षीय स्थिति पे वैद्युत विभव आपको निकालना दिया जाता है। ये भी बहुत स्पेशल टॉपिक है। 8वां टॉपिक देख लो भैया, चालक की धारिता। देखो, अक्षीय और निरक्षीय दोनों पढ़ लेना, मैंने निरक्षीय नहीं लिखा है, उसको पढ़ लेना। चालक की धारिता इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया चैप्टर का नाम ही है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, तो धारिता के बारे में तो पूछा ही जाएगा। संधारित्र क्या होता है, व्हाट इज कैपेसिटर। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें हम चालक की आकृति और आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेशों को संचित कर सकते हैं। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन कैसे करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, उसके बाद में भैया हाँ, चैप्टर 2 के भी टॉपिक हमने देख लिए। एक चीज ध्यान रखना, मैंने 2 टॉपिक यहाँ पे नहीं लिखे हैं। देखो, जो मैं भूल गया हूँ और ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता देता हूँ। देखो, एक टॉपिक आपका जो है वो है
दो डेरिवेशन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और एक डेरिवेशन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ये दोनों डेरिवेशन आप लोग कर लेना, जो मैंने यहाँ पे शायद ना लिखा हो लेकिन आपको करके जाना है। चैप्टर 3 पे हम लोग आ चुके हैं अपने विद्युत धारा चैप्टर पे। अब चैप्टर का नाम ही है विद्युत धारा और आपको विद्युत धारा के बारे में ना पता हो तो बेकार है। विद्युत धारा क्या होता है? I = Q/T पढ़ा होगा। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। पता है कि नहीं पता है? पता होगा। ओम का नियम क्या होता है भैया? V = IR। ठीक है, ये भी पढ़ा होगा। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता क्या है भैया? ρ = RA/L, ये भी मैंने बताया है। ठीक है, उसके बाद में विद्युत प्रतिरोध क्या है? R = V/I, ये ओम के नियम से ही आप समझ जाइए। विशिष्ट चालकता क्या है भैया? σ = 1/ρ। ये सब क्या है मैंने पढ़ा रखा है और आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन फ्री रहना। ठीक है, विशिष्ट चालकता हो गया। किरचॉफ के नियम, ये भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। VVI हर साल आता है, 2 नंबर 5 नंबर जिसमें आ जाए। किरचॉफ जी ने 2 नियम दिए थे, दोनों नियम बहुत खास है, बहुत स्पेशल है, तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। ये हमारे चैप्टर 3 के टॉपिक्स थे जो आपको शायद समझ में आ चुके होंगे। मतलब ये चैप्टर 3 के टॉपिक जितने मैंने बताए बिल्कुल मिस मत करना, एक एक को घोल कर पी लेना। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे ना, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं इस पूरे टॉपिक का सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। हाँ, 100% गारंटी है, मैं दे दूंगा। बस सपोर्ट बनाओ, मुझे लगे कि हाँ बच्चे हमें मोटिवेट कर रहे हैं, तो मैं भैया सॉल्यूशन लेकर आ जाऊंगा। फिर 17 नंबर टॉपिक है बायो-सेवर्ट का नियम। बहुत खास, बहुत स्पेशल टॉपिक है बायो-सेवर्ट का नियम। ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा मेरे भाई? ये चैप्टर नंबर 4 का है टॉपिक। चैप्टर नंबर 4 का नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो चैप्टर चेंज हो गया। ये गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर का टॉपिक है बायो-सेवर्ट का नियम। ये बहुत स्पेशल, इसको पढ़ लेना। एम्पियर का परिपथीय नियम भी इसी चैप्टर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और काम करना आप लोग, एम्पियर के परिपथीय नियम के जो अनुप्रयोग हैं, ठीक है, वो भी पढ़ लेना। देखो मैंने यहाँ पे 2 ही टॉपिक लिया है चैप्टर 4 का, और भी टॉपिक हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की तो मैं बात अभी नहीं कर रहा हूँ, बाय द वे मैं टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 की अगर हम लोग बात करें विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, सॉरी चैप्टर 6 है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चैप्टर नंबर 5 जो आपका है चुंबकत्व एवं द्रव्य, उसके टॉपिक मैंने यहाँ पे नहीं लिया। आपको दिक्पात कोण, नमन कोण, ये सब इनके बारे में पढ़ लेना, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है चैप्टर 5, तो इसमें मैं आपको आगे आगे बता दूंगा। ठीक है, चैप्टर 6 पे आ गए हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। तो इसमें आपको चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जरूर पढ़ लेना भैया। चुंबकीय, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे, जैसे हम वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स बोलते थे। 20 नंबर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पढ़ लेना। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या हैं? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम, ठीक है, वैसे इसमें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम है। चुंबकीय फ्लक्स फिर आ गया भैया, पढ़ लेना। स्वप्रेरण क्या है, ये तो आप बिल्कुल मिस ही मत करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर अन्योन्य प्रेरण क्या है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 से हमारे इतने टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट पे आते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में तो आप पढ़ेंगे, साथ में विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जैसे एसी परिपथ, एलआर परिपथ, एलसी परिपथ, एलसीआर परिपथ, इनको पढ़ लेना मेरे भाई। जितने भी सर्किट हैं सबको पढ़ना है। वाटहीन धारा क्या होता है, ये भी पढ़ लेना। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत, ये सब हमारे प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के टॉपिक हैं। फिर विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो, ये जो टॉपिक्स है 24 से 28 तक ना, ये चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा के बहुत ज्यादा स्पेशल वाले टॉपिक है, जिसको हम VVI बोलते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ लेना। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, हमारे फर्स्ट फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 8। इसमें आपको मैक्सवेल, देखो इस चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इसमें आपको मैक्सवेल का समीकरण पढ़ लेना है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पढ़ना है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद में हाँ, इतने टॉपिक हैं चैप्टर 8 में, बहुत स्पेशल। देखो मैंने उन टॉपिक्स को बताया यहाँ पे चैप्टर 8 में जो बहुत ज्यादा स्पेशल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जैसे मैक्सवेल का समीकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो ये टॉपिक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा मेरे भाई। फिर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा फर्स्ट फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 9 पे हम आ चुके हैं। चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है,
इसमें देख लो प्रकाश का परावर्तन क्या है, ये तो आप हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं, कोई नया टॉपिक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम भी पढ़ लेना क्योंकि डायरेक्टली आ जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है ये भी पढ़ लेना। प्रिज्म क्या है, देखो ये चैप्टर जो है बड़ा चैप्टर है, तो लॉन्ग चैप्टर होगा तो इसमें टॉपिक भी ज्यादा होंगे, लाजमी है, सिंपल है, ठीक है, टॉपिक तो होंगे ही होंगे क्योंकि चैप्टर ही लॉन्ग है, ठीक है। आगे देखो, प्रिज्म कोण अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध, एक फॉर्मूला शायद आपको बताया था मैंने, मैं ऊपर बता दूं, ऊपर अगर स्पेस हो तो मैं हाँ यहीं पे बता देता हूँ। एन इक्वल टू कुछ ऐसे बताया था, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू, ये फॉर्मूला है भैया प्रिज्म कोण अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध। प्रिज्म कोण आपका ए है, अपवर्तनांक एन है, न्यूनतम विचलन कोण डेल एम है। हो गया मेरे भाई, ये संबंध आप लोग समझ लेना। 37 नंबर है प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता, बहुत इंपॉर्टेंट है। 38 है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, डेरिवेशन है। भैया आप इतना लॉन्ग चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें डेरिवेशन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये डेरिवेशन है, ठीक है। 39 नंबर है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र यानी कि लेंस मेकर का सूत्र, ये भी डेरिवेशन हमारे चैप्टर 9 में है, जो बहुत स्पेशल है भाई, बहुत खास है। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये डेरिवेशन आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। लेंस की क्षमता क्या होती है, मैंने बताया था P इक्वल टू 1/f मीटर में अगर लेंगे तो 1/f रहेगा, सेंटीमीटर में लेंगे तो 100/f रहेगा, ठीक है। तो ये आपका लेंस की क्षमता का ये भी पढ़ लेना है। फिर लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, मतलब लेंस की फोकस दूरी के लिए आपको न्यूटन का सूत्र पढ़ना है। ये मतलब ये जो है ना डेरिवेशन टॉपिक मिलाकर, कुल मिलाकर चैप्टर नंबर 9 जो है लॉन्ग चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, तो इसमें ज्यादा टॉपिक होंगे ऐसा क्लियर है। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है चैप्टर 9 का। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूरदर्शी या दूरदर्शक क्या है, ये भी बहुत ज्यादा खास है। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था भैया, 32 नंबर टॉपिक से हमने स्टार्ट किया था और 43 नंबर टॉपिक तक ये चला है। 12 टॉपिक अप्रॉक्स इसमें, हाँ 12 टॉपिक इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने बताया, बाकी और भी हों वो भगवान जाने। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 10 पे। चैप्टर का नाम है तरंग प्रकाशिकी। तो जैसे किरण प्रकाशिकी था ना, वैसे तरंग प्रकाशिकी चैप्टर भी बहुत खास है। अब ये भी चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है, तो हो सकता है इसमें भी टॉपिक 7-8 हों, ठीक है। तो देखो, अब चूंकि आप तरंग प्रकाशिकी पढ़ रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स, तो आपको हाइगेंस का तरंग सिद्धांत तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, उसके बाद में हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या आपको करनी आनी चाहिए। मतलब ये डेरिवेशन है, ये जो डेरिवेशन है ना 46 47, ये डेरिवेशन आप लिख कर ले लो, एक ना एक डेरिवेशन आ जाता है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर पेपर लेकर देखोगे ना, तो इन दोनों में से एक डेरिवेशन पूछा जाता है। मतलब एक है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, और एक है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। ये दोनों डेरिवेशन आते हैं, ठीक है, और ये बहुत स्पेशल वाले डेरिवेशन हैं चैप्टर नंबर 10 में, तरंग प्रकाशिकी में, ठीक है। तो इनको बिल्कुल मिस आउट मत करना। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। इसी चैप्टर में हमारा व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण, ठीक है, ये टॉपिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है, और व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है, ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है। तो ये टॉपिक बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। 49 प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यानी कि यंग का प्रयोग। देखो यहाँ पे यंग लिखा है ऐसे, यंग, ठीक है, तो इसका प्रयोग ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का विवर्तन क्या है, ये भी बहुत ज्यादा स्पेशल टॉपिक है। तो चैप्टर नंबर 10 जो हमारा है तरंग प्रकाशिकी, इससे हमारे इतने टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 11 पर चढ़े तो चैप्टर का नाम है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो इसमें तो टॉपिक होंगे ही, बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे आपका कार्य फलन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आपतित प्रकाश की वो अधिकतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, वो कार्य फलन कहलाएगा, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, मैंने बताया था जब उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहेंगे तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहेंगे। देखो, इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव भी बोलते हैं और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन भी बोलते हैं।
तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है और प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम यानी कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम क्या है, आखिर कब क्या होगा, कैसे प्रकाश जो है उस धातु पर गिरेगा, कब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्या कैसे होगा, वो नियम में बताया जाएगा। इसी में देहली तरंगदैर्घ्य, देहली आवृत्ति, ठीक है, ये सब भी टॉपिक हैं जिसको आपको पढ़ लेना है। शायद मैंने ना लिखा हो, लेकिन ये टॉपिक आपको बिल्कुल मिस आउट नहीं करना है। एक टॉपिक और हमारे 11 नंबर चैप्टर में है, वो है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ठीक है। तो 54 नंबर टॉपिक है। तो ये हमारे चैप्टर 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। 2-3 टॉपिक मैंने आपको बताया, जैसे देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य, इन टॉपिक्स को आप लोग जरूर पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 12 की अगर हम लोग बात करें तो शायद ये परमाणु चैप्टर है। अब परमाणु चैप्टर है तो इसमें रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, जिसको हम नाभिक की खोज बोलते हैं, रदरफोर्ड जी ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग करके नाभिक की खोज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, ये भी बहुत खास टॉपिक है भैया, ठीक है। और हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल क्या है, जैसे हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, बोर जी ने भी अपनी परिकल्पनाएं दी, तो बोर की परिकल्पनाएं भी आपको पढ़ लेनी है, बहुत स्पेशल है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 12 नंबर चैप्टर में हमारे इतने टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर का नाम है नाभिक। अब नाभिक है भैया, तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे अर्ध आयु क्या होता है, अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक में संबंध क्या, मतलब अर्ध आयु और क्षय नियतांक में क्या रिलेशन होता है। उसके बाद में नाभिक की बंधन ऊर्जा आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि नाभिक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो नाभिक की बंधन ऊर्जा को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 62 नंबर टॉपिक देखिए, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये भी हमारे नाभिक चैप्टर में बहुत ज्यादा खास टॉपिक है। देखो भैया, नाभिक चैप्टर को अगर आप लोग पढ़ोगे ना, तो अर्धायु तथा क्षय नियतांक में संबंध क्या होता है, नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये सब टॉपिक इस चैप्टर से बहुत ज्यादा खास है। और फाइनली हम पढ़ते पढ़ते जानते जानते आ चुके हैं अपने लास्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 14, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी युक्तियां, ठीक है। ये भी बहुत खास टॉपिक है। इसमें मैंने 3 टॉपिक को ही यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रखा है। एक है पीएन संधि डायोड क्या होता है, और जो मैंने 65-66 टॉपिक रखा है ना, ये विस्तृत स्तरीय प्रश्नों में यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में डायरेक्टली आते हैं। देखो, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपसे पूछा जाएगा कि पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में वर्णन कीजिए। और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, ये भी बहुत ज्यादा खास टॉपिक है। तो ये थे आपके 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक के 66 टॉपिक, यानी कि 65 मैं ले लेता हूं, एक टॉपिक मैंने अपनी तरफ से समझ लो बता दिया है। अब एक काम मैं और करूंगा, 66 तो मैंने बता दिया, मैं चाहता हूं कि 4 टॉपिक आप लोग ऐसे ढूंढें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने इसमें नहीं बताया है, वो आप ढूंढ कर हमें बताएं, ठीक है, ताकि 70 टॉपिक कंप्लीट हो सके। तो आप लोग जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको लगता है कि मुझे ऐड करना चाहिए था, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको भी बता दूंगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।